नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे क्लास 10th साइंस के इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। चलिएगा दोस्तों, क्वेश्चन के सीरीज में पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है। दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके सामने है, देखिएगा दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है। चलिए सीधे बोर्ड पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अल्केन का सूत्र होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। किसका है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। कहता है अल्केन का सूत्र क्या होता है। पहला ऑप्शन है CnH2n+2, उसके बाद है CnH2n, उसके बाद है CnH2n-2, उसके बाद है CnH2n+1। तो दोस्तों अल्केन ग्रुप का सूत्र होता है CnH2n+2। ये किसका होता है? अल्केन का। और ये जो ऑप्शन देख रहे हैं CnH2n, दोस्तों ये होता है एल्कीन का, ALKEN। ये किसका होता है? एल्कीन का होता है। और ये जो होता है CnH2n-2, ये होता है अल्काइन का। ये किसका होता है? अल्काइन का। ये किसका होता है? अल्काइन का। उसके बाद CnH2n+1, ये आपका होता है अल्काइल ग्रुप का। अल्काइल ग्रुप का होता है। अल्काइल ग्रुप का होता है। तो ये सब क्वेश्चन समझ गए होंगे। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं आपके सामने। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन ला रहे हैं, देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है त्रिक का नियम किसने दिया? त्रिक का नियम किसने दिया? तो दोस्तों आवर्त सारणी से संबंधित त्रिक का नियम यदि देने वाले कोई व्यक्ति थे तो उसका नाम था डोबेराइनर। दोस्तों डोबेराइनर दिया त्रिक का नियम। पूछेगा त्रिक का नियम कौन दिया? तो डोबेराइनर। ये दिया था त्रिक का नियम। किसका नियम दिया था? त्रिक का नियम। और दोस्तों पूछेगा आवर्त सारणी से संबंधित अष्टक का नियम, तो अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड दिया कौन नियम? अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड। अष्टक का नियम दिया न्यूलैंड। और दोस्तों मेनलिफ क्या किया था? मेनलिफ जो था सबसे पहले आवर्त सारणी बनाया था। सबसे पहले आवर्त सारणी कौन बनाया? मेनलिफ। सबसे पहले आवर्त सारणी कौन बनाया? मेनलिफ। और दोस्तों मेनलिफ जो अपना आवर्त सारणी बनाया था वो परमाणु भार के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु भार के आधार पर बनाया था। और मेनलिफ के आवर्त सारणी में कुल 63 गो तत्व थे। कितना तत्व थे? 63 गो तत्व थे। मेनलिफ जो अपना आवर्त सारणी बनाया उसका आधार क्या था? तो उसका आधार था परमाणु भार। क्या था? परमाणु भार। और उसमें कुल तत्वों की संख्या कितना था? तो कुल तत्वों का संख्या था 63। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो है इसको बनाया मोसले। कौन बनाया? मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया मोसले। आधुनिक आवर्त सारणी को बनाया मोसले। और दोस्तों आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया वो परमाणु संख्या के आधार पर, किसके आधार पर? परमाणु संख्या के आधार पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है बेंजीन का सूत्र क्या होता है? बेंजीन का सूत्र क्या होता है? फर्स्ट ऑप्शन आपके सामने है C2H2, उसके बाद है CH4, उसके बाद है C6H6, उसके बाद है C6H12O6। आपको बताना है बेंजीन का सूत्र क्या होता है। तो दोस्तों बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। ये जो है बेंजीन का फार्मूला हुआ। और बेंजीन जो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन उसको बोलते हैं जिसका स्ट्रक्चर मतलब रिंग के तरह होता है, उसको बोलते हैं एरोमेटिक। तो दोस्तों C6H6 ये किसका फार्मूला है? ये बेंजीन का। ये दोस्तों बेंजीन का है। ये किसका है? तो ये है बेंजीन का। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों C2H2 ये आपका एसिटिलीन का है। किसका है? एसिटिलीन। ये एसिटिलीन का फार्मूला है। और CH4 ये मीथेन का है। किसका है दोस्तों? मीथेन का। इसी को बोलते हैं मार्स गैस। इसी को क्या बोलते हैं दोस्तों? मार्स गैस। और बायोगैस का मुख्य घटक भी क्या है? तो मीथेन ही है। ठीक। और दोस्तों ये तो बेंजीन हो गया। और C6H12O6 ये आपका ग्लूकोज का है। किसका है? ग्लूकोज का। ये किसका है दोस्तों? तो ये ग्लूकोज का है। ये ग्लूकोज का है। चलिए अब लाते हैं आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है कि कौन सा अधातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? मतलब कौन सा अधातु है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है? द्रव का मतलब लिक्विड टाइप का मतलब पानी के जैसा पाया जाता है। यानी कि नॉर्मल टेम्परेचर पर जो होता है वो लिक्विड की अवस्था में पाया जाता है। तो देखिएगा दोस्तों ऑप्शन आपका क्या है। पहला ऑप्शन मरकरी है, उसके बाद सोडियम है, उसके बाद ब्रोमीन है, उसके बाद चांदी है। क्या क्या है? मरकरी है, सोडियम है, ब्रोमीन है और चांदी है। तो दोस्तों द्रव अवस्था में पाए जाने वाला अधातु ये आपका ब्रोमीन है। क्या है? अधातु कहेगा तो ब्रोमीन, अधातु कहेगा तो ब्रोमीन। लेकिन जब कहता धातु तो धातु में मरकरी,
धातु में धातु में मरकरी और धातु में ब्रोमीन। धातु में क्या है? मरकरी और धातु में ब्रोमीन। चलिएगा दोस्तों थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। मरकरी, दोस्तों मरकरी का संकेत होता है Hg। मरकरी का संकेत क्या होता है? Hg। इसका लैटिन नाम होता है हाइड्रागिरम। क्या होता है? हाइड्रागिरम। दोस्तों ये जो है द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला क्या है? धातु है। द्रव अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन धातु है? मरकरी है। मरकरी को ही बोलते हैं पारा। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को पारा भी कहते हैं। और दोस्तों इसका उपयोग किया जाता है थर्मोमीटर में। इसका उपयोग किया जाता है थर्मोमीटर में, जो कि लिड टाइप का रहता है, उसके अंदर लिक्विड भरा रहता है, वाइट कलर का, वही रहता है मरकरी। चलिए उसके बाद दोस्तों बात करते हैं सोडियम का। तो सोडियम जो होता है, सोडियम का संकेत Na। सोडियम का संकेत क्या होता है? Na। सोडियम का परमाणु संख्या 11। सोडियम का परमाणु संख्या 11। दोस्तों सोडियम का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2,8,1। 2,8,1 और इसका संयोजकता भी होता है 1। सोडियम का संयोजकता भी होता है और 1। और दोस्तों सोडियम जो है एक बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है। सोडियम एक बहुत ही अधिक अभिक्रियाशील धातु है, इसलिए इसको केरोसिन के तेल में रखा जाता है। केरोसिन के तेल में स्टोर करके रखा जाता है। दोस्तों पूछ देगा आपको, बताइए वह कौन सा धातु है जिसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है? मिट्टी का तेल मतलब केरोसिन का तेल में रखा जाता है, तो आपका हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा? सोडियम। सोडियम का परमाणु संख्या भी पूछा है 11। सोडियम का संयोजकता भी पूछा है 1। सोडियम का पूछेगा संकेत, तो सोडियम का संकेत Na। सोडियम का लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम हो जाता है नेट्रियम। चलिए बहुत बात को डिस्कस इसमें करना है। दोस्तों ब्रोमीन जो होता है, ब्रोमीन का संकेत Br। ब्रोमीन का संकेत क्या होता है? Br। और ये जो है अधातु है। ब्रोमीन जो है ये अधातु है, और जो कि आपका लिक्विड अवस्था में पाया जाता है, यानी कि तरल अवस्था में पाया जाता है। ये भी क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। और दोस्तों बात कर लेते हैं चांदी। तो चांदी का संकेत होता है Ag। चांदी का संकेत क्या होता है? Ag। चांदी का संकेत Ag होता है। इसका लैटिन नाम अर्जेंटम। क्या होता है? अर्जेंटम। और दोस्तों चांदी जो है सबसे अच्छा सुचालक है। सबसे अच्छा सुचालक, सबसे अच्छा सुचालक, विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक चांदी। विद्युत और ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? तो आपका चांदी है। क्या है? चांदी है। चांदी के तार लगाइएगा तो जबरदस्त, मतलब बहुत ज़्यादा वोल्टेज आएगा। बहुत ज़्यादा वोल्टेज लगाइएगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होगा आज लगाइएगा कल नॉक्सी सहित गायब हो जाएगा। सबसे विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक धातु ये आपका चांदी हो जाता है। क्या हो जाता है? चांदी। चलिएगा आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन लाते हैं, एकदम वीडियो में बने रहिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है, कहता है अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। दोस्तों अगर आपको पता है आंसर तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। पहला आपका है सिंगल बाउंड CO, सिंगल बाउंड OH, सिंगल बाउंड CHO, सिंगल बाउंड COOH। तो दोस्तों अल्कोहल का जो क्रियाशील मूलक होता है, अल्कोहल का क्रियाशील मूलक होता है सिंगल बाउंड OH। सिंगल बाउंड OH दोस्तों ये अल्कोहल का क्रियाशील मूलक है। चलिए थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। सिंगल बाउंड CO ये दोस्तों कीटोन का है। ये किसका है? कीटोन का। ये कीटोन का क्रियाशील मूलक है। ये किसका है? ये आपका अल्कोहल का है। ये किसका है? अल्कोहल का है। अल्कोहल का है। और दोस्तों सिंगल बाउंड CHO ये एल्डिहाइड का है। ये किसका है? तो एल्डिहाइड। ये एल्डिहाइड का है। ये किसका है? एल्डिहाइड का है। और दोस्तों सिंगल बाउंड COOH ये आपका कार्बोक्सिल एसिड का है। ये कार्बोक्सिल एसिड का, कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल एसिड का है। कार्बोक्सिल एसिड, कार्बोक्सिल एसिड, जिसको कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं। हो गया? एक बार फिर से देख लीजिएगा। सिंगल बाउंड CO कीटोन का है। सिंगल बाउंड OH अल्कोहल का है। सिंगल बाउंड CHO एल्डिहाइड का है। सिंगल बाउंड COOH ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड का है। कार्बोक्सिलिक एसिड का है। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिएगा दोस्तों एकदम सुपर से सुपर क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं। और क्वेश्चन आपका कहता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको शॉर्ट में POP कहते हैं। POP का मतलब प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? आपके सामने 4 ऑप्शन है। अगर आपको पता है एकदम कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या होता है? तो दोस्तों प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है उसका फार्मूला होता है CaSO4 × 12H2O। CaSO4 × 12H2O ऑप्शन नंबर D। ऑप्शन नंबर D। इसी को दोस्तों ऐसे भी लिखा जाता है, इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4 का होल 2 × H2O, यानी कि 2 को इधर ले आएंगे तो पूरा होल 2 हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। चलिएगा थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है।
ये जो आप देख रहे हैं Na2CO3 इंटू 10H2O, दोस्तों ये आपका धोबन सोडा है। ये आपका किसका, ये क्या है, ये धोबन सोडा है, धोबन सोडा है, धोबन सोडा सबसे बेसी बार पूछा है। इसी को बोलते हैं दोस्तों धोबिया सोडा। इसी को क्या बोलते हैं, धोबिया सोडा। इसी को बोलते हैं दोस्तों धोबिया सोडा। इसी को बोलते हैं वॉशिंग पाउडर। क्या बोलते हैं, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर, वॉशिंग पाउडर। ये सबको एकदम सरिया करके याद रखिए। और ये जो आप देख रहे हैं NaSCO3, NaSCO3 दोस्तों इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा इसको बोलते हैं NaSCO3। NaSCO3 का मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। इसी को बोलते हैं खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा। और ये जो देख रहे हैं CaSO4 इंटू 2H2O, दोस्तों ये जिप्सम का है। किसका फार्मूला है, जिप्सम। किसका है, जिप्सम का। CaSO4 इंटू 2H2O ये जिप्सम का फार्मूला है। किसका फार्मूला है दोस्तों, जिप्सम का फार्मूला है। और जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं, जिप्सम से ही बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जिप्सम से ही बनाया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आपके बोर्ड एग्जाम में यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा मतलब किस यौगिक को गर्म करने पर, किस यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण होता है, तो जिप्सम। किसका, जिप्सम। जिप्सम को लाइएगा, उसको 120 डिग्री सेल्सियस पर गरमाइएगा। कितना पर, 120 डिग्री सेल्सियस पर गरमाइएगा तो आपको मिल जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। चलिएगा दोस्तों, इतना समझ गए होंगे। आप लोगों के सामने एक सुपर से सुपर क्वेश्चन लेकर आ रहे हैं बहुत ही जल्द। चलिएगा दोस्तों, एकदम सुपर से सुपर क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। कहता है सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दोस्तों अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बता सकते हैं। देखिए सिरका, दोस्तों सिरका में आपका पाया जाता है एसिटिकम। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिकम। सिरका में पाया जाता है एसिटिकम। दोस्तों इसी का IUPAC नाम होता है, इसी का IUPAC, इसी का IUPAC नाम होता है दोस्तों इथेनोइक एसिड। इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, इसी का IUPAC नाम क्या होता है दोस्तों, इथेनोइक एसिड। एसिटिक एसिड का ही IUPAC नाम होता है इथेनोइक एसिड। चलिएगा थोड़ा सा इसको देख लेते हैं दोस्तों। फॉर्मिक एसिड, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है, ये फॉर्मिक एसिड जो होता है ये आपका पाया जाता है चींटी के डंक या बिच्छू के डंक में। चींटी जब काटता है तो आपको पड़पड़ा कर लगता है, तो वहाँ से भी अम्ल निकलता है। कौन सा अम्ल, तो फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक, चींटी के डंक हो या बिच्छू के डंक हो तो उसमें पाया जाता है आपका फॉर्मिक अम्ल। कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक अम्ल। चींटी के डंक या बिच्छू के डंक, चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है दोस्तों फॉर्मिक अम्ल। चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। हाँ, फॉर्मिक अम्ल का जो IUPAC नाम होता है ये आपका होता है मिथेनोइक एसिड। मेथेनोइक एसिड होता है। क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड। एग्जाम में ये भी पूछा है कि फॉर्मिक एसिड का यानी कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम, तो ये आपका हो जाता है मेथेनोइक एसिड। क्या हो जाता है, मेथेनोइक एसिड। चलिए यहाँ आते हैं दोस्तों। मैलिक अम्ल ये आपका पाया जाता है सेब में। पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल, तो सेब में मैलिक अम्ल। सेब में कौन सा अम्ल, मैलिक अम्ल। सेब में पाया जाता है आपका मैलिक अम्ल। और ऑक्जेलिक अम्ल दोस्तों ये आपका पाया जाता है टमाटर में। क्या पाया जाता है, टमाटर। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल। एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों, चींटी या बिच्छू के डंक में फॉर्मिक अम्ल, इसी का IUPAC नाम है मेथेनोइक अम्ल। उसके बाद एसिटिक अम्ल पाया जाता है सिरका में। किस में पाया जाता है, सिरका में। मैलिक अम्ल पाया जाता है आपका सेब में। किस में पाया जाता है, सेब में। और ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपका टमाटर में। किस में पाया जाता है, टमाटर में। चलिएगा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लाते हैं। चलिएगा दोस्तों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कहता है निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। दोस्तों प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश का चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है, उससे थोड़ा सा कम हवा में होता है। उससे थोड़ा सा कम होता है हवा में। निर्वात में कितना होता है, तो निर्वात में जो दोस्तों हवा का चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड ये दोस्तों आपका निर्वात में होता है। किसका होता है, निर्वात। निर्वात का मतलब वैसा स्थिति जहाँ हवा नहीं रहेगा उसी को बोलेंगे निर्वात। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो देख रहे हैं 2 यानी कि 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड दोस्तों ये होता है जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, जल में प्रकाश की चाल कितना होता है, तो जल में प्रकाश की चाल आपका होता है 2 × 10⁻25 मीटर पर सेकेंड। 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इन वाटर, यानी कि पानी में कितना होता है
2.25 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड। और ये जो आपका है 2.04 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड, ये होता है आपका तारपीन के तेल में। किसमें? तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल में। किसमें? तारपीन के तेल में। तारपीन के तेल में होता है। और 2 गुना 10 पर पावर 8 मीटर पर सेकंड दोस्तों ये आपका होता है कांच में। ये किसमें होता है? ये आपका होता है कांच में। ये किस में हो जाता है? कांच में हो जाता है। चलिए, कांच में होता है। अब आपके सामने लाते हैं दोस्तों एकदम सुपर से सुपर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। कहता है प्रकाश के किस घटना के कारण तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। दोस्तों जब रतिया में आप देखते हैं तारा को तो तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई पड़ता है। प्रकाश के किस घटना के कारण? तो दोस्तों प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण पूछेगा तारा टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। प्रकाश के किस घटना के कारण? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर बी में है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण। देखिएगा दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन पर और सारे बहुत से घटना घटित होते हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही और बहुत सारे घटना घटित होते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल आप लोगों के सामने दे रहे हैं। से मान लीजिएगा दोस्तों कांच के गिलास है। कांच के गिलास में पूरा पानी डाल दीजिएगा और उसमें एक सिक्का को डाल दीजिएगा पूरा पेंदी पर, मतलब पूरा एकदम नीचे, पूरा बॉटम पर, ठीक, मतलब पूरा नीचे में रख दीजिएगा। यानी कि कांच के गिलास में पानी भरा हुआ है, उसमें यदि सिक्का को रखते हैं, सिक्का रहता है पूरा नीचे में, सिक्का रहता है पूरा नीचे, लेकिन आपको दिखाई पड़ता है कहाँ? आपको दिखाई पड़ता है थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई पड़ता है। तो किस घटना के कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश का अपवर्तन के कारण। मान लीजिएगा दोस्तों आप क्या करते हैं, उसमें